और वेब सीरीज स्टोरी एक्सप्रेस प्रेजेंस डार्क डिज़ायर। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया गया कि किसी का खून हुआ है। उसी सिलसिले में एल्मा को अरेस्ट किया गया है। घर के पूल के पास फॉरेंसिक टीम अपनी जांच कर रही है, पर हकीकत जानने के लिए कहानी 6 हफ्ते पीछे गई। एल्मा की मुलाकात जब डारियो से हुई तब वो उससे आगे नहीं मिलना चाहती थी, पर वो अचानक से उसका स्टूडेंट निकला। एल्मा को डर है कि कहीं लियो को पता चला तो वो पता नहीं क्या करेगा। वैसे भी वो एक प्रतिष्ठित जज है, और तो और लियो का भाई एस्टेबान भी क्रिमिनोलॉजिस्ट है। ऐसे में क्या होने वाला है? ये खून किसने किया है? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी इन सवालों से पर्दा उठेगा। आज के हिस्से की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जंगल में भाग रही है, शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी वो ज़मीन पर गिर जाती है, पर यह है कौन और वो भाग क्यों रही है? इसी सवाल के साथ सीन ख़त्म हो जाता है। एल्मा जब अपनी यूनिवर्सिटी पहुंची तब डारियो उसे मिला। उसने कहा, हमने एक दूसरे से प्यार किया है, कम से कम हमें एक दूसरे का नाम तो पता होना चाहिए। एल्मा ने कहा, मैं डॉक्टर सोलार्स हूँ, तुम मुझे इसी नाम से बुलाओगे, और हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। जो हुआ सिर्फ एक बार हुआ था, अब उसे भूल जाओ। एल्मा ने उसे गुस्से भरी नज़रों से देखा, पर वो कार के पास पहुंची तब टायर पंक्चर था। अब इसमें डारियो का हाथ है या नहीं ये कहानी में डिस्क्लोज नहीं हुआ, पर डारियो ने उसे लिफ्ट ऑफर किया और एल्मा को इसे कबूल करना ही पड़ा। इधर लियो अपने असिस्टेंट को डांट रहा है एडिथ के सामने। उसने कहा, तुमने सब गड़बड़ कर दिया। अब जब तक मैं दूसरा आदेश जारी करूंगा वो कमीना सारे सबूत खत्म कर चुका होगा। एडिथ ने उसे सहलाया और कहा, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। इधर एस्टेबान के पास एक डेड बॉडी आई है उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए। यहाँ जोए भी है। एस्टेबान ने उसे कहा, अपने समय का सदुपयोग करना सीखो। इस औरत को मारा गया है, मुझे बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? जोए ने कहा, दम घुटने से मौत हुई है, शायद इसका गला घोटा गया होगा। इसके नाखूनों के नीचे त्वचा और खून है, इसका मतलब इसने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया होगा। पर क्या हम इसका डीएनए देख सकते हैं? इस्तेबान ने कहा, नहीं जोए, ये ऐसे काम नहीं करता। डीएनए टेस्ट करा भी लिया तो क्या पूरे शहर के डीएनए टेस्ट से मैच कर पाओगी? क्या सबका डीएनए टेस्ट होगा हमारे पास? नहीं, कुछ और दिमाग लगाओ। तुम्हें ये सब सीखना है तो ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। फोकस करो, लाश के और नज़दीक जाओ। इधर डारियो पास से टायर लाया है और उसने इसे एल्मा की कार में फिट कर दिया। वो एल्मा के नज़दीक जाना चाहता था, पर एल्मा ने कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। डारियो ने कहा, हम दोनों में कितनी समानता है, हम दोनों ही वकील हैं, एडल्ट्स हैं। एल्मा ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ और अब तुम मुझसे नहीं मिलोगे। डारियो से चला तो गया, पर जाते हुए अपना विजिटिंग कार्ड दे गया है और कहा, अगर कभी टायर बदलवाना हो तो कॉल कर लेना। इधर जिस लड़की की लाश हमें दिखाई गई थी बाथटब में, वो ब्रेंडा की है। ब्रेंडा के घर में जांच हो रही है, कोई सुसाइड लेटर नहीं मिला। पुलिस उसके पूर्व पति को ढूंढ रही है। शाम को जोए एल्मा से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, लाश की जांच वाली। एल्मा ने कहा, मेरे पास इन फालतू की बातों के लिए टाइम नहीं है, तुम कुछ और बात नहीं कर सकती? इस्तेबान से लियो मिला है। उसने कहा, वो कमीना बच जाएगा, सबूतों को मिटाने में लगा है, जो गवाह था वो भी अयोग्य करार दिया गया है। डारियो अपने लैपटॉप पर फेसबुक प्रोफाइल देख रहा है, इसमें जोए है और एल्मा भी है। वो क्या सोच रहा है अभी इस कहानी में डिस्क्लोज नहीं हुआ। एल्मा ने ब्रेंडा को फ़ोन लगाया, पर फ़ोन वॉइस मेल पर गया। एल्मा ने अपना वॉइस मेल भेज दिया। एल्मा ने बताया कि डारियो उसके यूनिवर्सिटी के सम्मेलन में आया था। ब्रेंडा का फ़ोन फिलहाल फॉरेंसिक टीम के पास है। एल्मा ने जो भी मैसेज भेजा है सब वहाँ पहुँच गया। ये एल्मा के लिए क्या मुसीबत लाने वाला है ये हमें आगे पता चलेगा। एल्मा तो अपने पति से रिश्ते सुधारना चाहती है, पर उसे लियो से सपोर्ट नहीं मिलता। उसने अपने साइकियाट्रिस्ट से अपने सेशन में इसका जिक्र किया। उसने कहा, उसके लिए तो उसका काम इम्पोर्टेंट है, उसका केस, उसकी असिस्टेंट। मुझे समझ नहीं आता कि मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों होती है। मैंने 25 साल के एक लड़के के साथ रिश्ता बनाया और मुझे अपने आप में गिल्ट क्यों नहीं हो रहा? मुझे ये महसूस क्यों नहीं होता कि मैं कसूरवार हूँ? ये चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही है। इधर स्टेबान को फ़ोन आया है कि ब्रेंडा की लाश मिली है। हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की हमें शुरू में भागती हुई दिखाई गई थी जंगल में, वो और कोई नहीं बल्कि ब्रेंडा ही थी। वो एस्टेबान की गर्लफ्रेंड है, दोनों साथ में थे। एल्मा को उसकी साइकियाट्रिस्ट ने एडवाइस किया है कि अगर वो अपनी खुशियाँ किसी और में पा सकती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। एल्मा ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं झूठ बोलने में अच्छी नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं संभाल पाऊँगी। मैं तो लियो से बात करूँगी, उससे पूछूंगी कि हमें आगे इस रिश्ते के साथ कैसे जीना है। पर इसके बाद जब वो लियो के पास पहुंची तब लियो एडिथ को एक नेकलेस पहना रहा था। लियो ने सफाई में कहा, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। एल्मा यहाँ से गुस्से में निकली। वो ऐसी सिचुएशन में ब्रेंडा को फ़ोन करती है। इस बार भी उसने ऐसा ही किया, पर उसका फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। अब एल्मा को ब्रेंडा की फिक्र हो रही है।
डारियो एल्मा और उसकी फैमिली की तस्वीर देखे जा रहा है, न जाने उसके इरादे क्या हैं। जबकि एल्मा पहुंची है डारियो के एड्रेस के बाहर, पर जब वो बाहर से निकलकर उससे मिलने आया तब एल्मा अपनी कार की स्पीड बढ़ाकर चली गई। जोए अपनी सहेली के साथ अपने कमरे में है। इधर एल्मा जब पहुंची अपने घर तब यहाँ लियो के साथ इस्तेबान भी है। इस्तेबान ने कहा ब्रेंडा ने खुदकुशी कर ली है। यह सुनते ही एल्मा को झटका सा लगा। वो सोफे पर बैठ कर रोने लगी। उसने अपने आप से कहा मैं इसका अनुमान क्यों नहीं लगा सकी, मैं कितनी मूर्ख हूँ। इसी के साथ कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो गया। अगले समय इस्तेबान के साथी ने बताया कि ब्रेंडा के हाथ की नसें काटी गई। उसकी डेड बॉडी के पास किसी मर्द का बेल्ट भी मिला है। ब्रेंडा का पति भी उसे महीनों से नहीं मिला, पर इसमें किसी मर्द की इन्वॉल्वमेंट तो ज़रूर है। जोए और लियो भी इसी बारे में बातें कर रहे हैं। जोए ने कहा माँ ने तो पूरा वीकेंड ब्रेंडा के साथ ही बिताया था, पता नहीं क्या हुआ है। लियो जब एल्मा से मिला तब वो चाहता है कि एल्मा कुछ दिन छुट्टी लेकर अपने घर पर बिताए, अपने आप को वक्त दे, खुद को संभाले। आफ्टर ऑल उसकी बेस्ट फ्रेंड की मौत हुई है, पर एल्मा ने इससे साफ इनकार कर दिया। जोए से उसकी सहेली नज़दीकी बढ़ाना चाहती है, पर जोए को ये सब ठीक नहीं लग रहा। उसकी फ्रेंड ने कहा तुम समलैंगिक हो, इसमें हर्ज ही क्या है, पर जोए ने उसकी बातों को नहीं सुना और चली गई। इधर यूनिवर्सिटी में एल्मा जब अकेले में थी तब डारियो उससे मिलने आया। एल्मा इस समय इमोशनल थी ब्रेंडा की मौत को लेकर। एल्मा ने डारियो को बताया मैंने उसके साथ क्रूज़ पर जाने का प्लान किया था। जब भी मैं लाइफ में परेशान होती थी उसी के पास चली जाती थी। कई बार तो उसके पास बिना बताए पहुंच जाती थी। उसके साथ मुझे सुकून मिलता था, पर अब वो मुझसे बहुत दूर चली गई है। इधर इस्तेबान ब्रेंडा की लाश की छानबीन करने में लगा है। उसने अपने असिस्टेंट से कहा हिंसा का कोई निशान नहीं है। एल्मा डारियो के ऑफिस में पहुंची है। यहाँ डारियो ने बताया कि ये ऑफिस उसके पिता का है। उसके पिता बहुत पहले उसे छोड़कर चले गए थे इस दुनिया से। ये सुनकर एल्मा ने कहा माफ़ करना, मैंने पिछले दिनों तुमसे गलत व्यवहार किया, पर मैं बुरी इंसान नहीं हूँ। तुम बस उस रात को भूल जाओ, अपने दिमाग में कुछ मत रखो। ब्रेंडा की मौत की जांच के सिलसिले में इस्तेबान के असिस्टेंट ने बताया कि उन्होंने उसके पूर्व पति को ढूंढ लिया है, पर उसे कुछ खास जानकारी हाथ नहीं लगी। इस्तेबान ने इतने जांच किए हैं, पर इस केस में वो भी उलझ गया है कि आखिर सच क्या है, किसने उसे मारा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने खुदकुशी की हो। इस्तेबान का असिस्टेंट फिलहाल ब्रेंडा के पिछले प्रेमी से मिलना चाहता है, शायद उससे कोई सुराग मिल सके। एल्मा जब अपने घर पहुंची तब जोए ने उससे पूछा क्या अब आप ठीक हो? आप अब ब्रेंडा की मौत के गम से उभर जाओ, आगे बढ़ो। ये सब सुनकर एल्मा ने उसे गले से लगा लिया। जोए से फेसबुक पर एनिमस नाम का शख्स उससे बातें करता है। ये शख्स कौन है अभी इसका खुलासा नहीं हुआ। एल्मा ने जब एक लेटर खोला तब उसने देखा कि इसमें एक ज्वेलरी का बिल है, $1364। एल्मा को पूरा यकीन है कि इसे लियो ने एडिथ को दिया होगा। इधर इस्तेबान से लियो मिला है। उसने कहा तुम इतना क्यों सोच रहे हो, ब्रेंडा ने आत्महत्या ही की थी। इस्तेबान ने कहा मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, और साथ में एक केस वेलेजा को मिला है, वो कुछ और सोचता है, ये आत्महत्या नहीं लगता। लियो ने पूछा तुम्हें इस केस में इतनी दिलचस्पी क्यों है? इस्तेबान ने कहा मैं ब्रेंडा का प्रेमी था। ये सुनकर लियो को हैरानी हुई है। एल्मा को बार बार बाथटब में ब्रेंडा की लाश दिखती है। वो उसे रोकती है प्लीज़ ऐसा मत करो, अपने आप को संभालो, पर ब्रेंडा की लाश से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। एल्मा कहती रहती है प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। इस्तेबान और लियो दोनों ब्रेंडा की मौत की पहली सुलझाने में लगे हैं। डारियो अपनी माँ से मिलने पहुंचा है। वो हमेशा व्हील चेयर पर रहती है। वो मुश्किल ही किसी बात का जवाब दे पाती है। इधर इस्तेबान पहुंचा है एल्मा से मिलने। उसने कहा मैं कुर्नेवाका गया था, पुलिस मुख्यालय। हमें जानना होगा कि अपने आखिरी दिनों में ब्रेंडा किससे मिली थी। इसके बाद इस्तेबान ने ब्रेंडा के फ़ोन का वो वॉइसमेल सुनाया जिसमें एल्मा ने उसे भेजा था। इस वॉइसमेल में एल्मा ने कहा है कि वो ब्रेंडा से मिलकर कुछ बताना चाहती है, उसे यूनिवर्सिटी में कोई मिला है। ये सुनकर एल्मा कुछ सोच में पड़ गई है। इस्तेबान ने कहा ब्रेंडा के शरीर पर एक बेल्ट भी मिला है, शायद ये बेल्ट उस आदमी का है जो उस रात उसके साथ था। हमें वहाँ उपयोग किए हुए निरोध मिले हैं, वीर्य के नमूने मिले हैं, कुछ तो गड़बड़ है। एल्मा क्या तुम मुझे बताओगी उस रात ब्रेंडा के साथ कौन था? एल्मा ने कुछ डरते हुए कहा उस रात उसके साथ मैं ही थी, और मेरा उसके साथ समलैंगिक रिश्ता था। ये सुनकर इस्तेबान के चेहरे के भाव पर गंभीरता आ गई है। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यही समाप्त हो जाता है। इसके आगे कहानी में पता चलेगा कि आखिर ब्रेंडा की मौत का राज है क्या, और क्या ये वही केस है जिसके सिलसिले में हमें शुरू में एल्मा दिखी थी पुलिस की हथकड़ी में। इन सब सवालों से आगे पर्दा उठेगा। सो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।